नमस्कार, जय हिंद। बिहार दरोगा और बिहार एसएससी सीजीएल 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल सही जगह हो। क्यों? क्योंकि साइंस का और करंट अफेयर का फिलहाल मैं दो आपको वीडियो प्रतिदिन करा रहा हूं, जिसमें साइंस के 25 प्रश्न, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और करंट अफेयर के 25 से 30 प्रश्न रहता है। ये दोनों जो सब्जेक्ट है, साइंस और करंट अफेयर, दोनों जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों में प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर के आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं, ये है 5वां वीडियो। इससे पहले के अगर 4 वीडियो नहीं आपने देखे हैं तो जाकर के अवश्य देखें। 4 करंट अफेयर के दे चुका हूं, 4 साइंस के दे चुका हूं। आइए शुरू करते हैं। कुछ प्रश्न इजी होंगे, फिर थोड़े से मध्यम स्तर के होंगे, फिर थोड़े से जटिल होंगे। प्रश्नों को इस तरह से डिजाइन किया गया है। इसमें से अधिकांशतः प्रश्न जो होंगे वो एनसीईआरटी और बिहार में जो एग्जाम हुए हैं पूछे गए उसके प्रश्न होंगे। तो इससे आपको यह फायदा होगा कि डायरेक्ट एग्जाम में देखने को ये सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो चलिए ज्यादा वक्त हम न गवाते हैं और हम अपने काम में लग जाते हैं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग तो आपको दिख रहा होगा सेरिब्रम, यानी कि प्रमस्तिष्क। क्या होगा? प्रमस्तिष्क। वीडियो के आखिरी में दोस्तों आप लोग ये भी कमेंट करिए कि कितना आपने सही किया है ना। चलिए आइए, चलिए दूसरा प्रश्न। पैराइटल पिंड का एक अन्य कार्य क्या है? पैराइटल पिंड का एक अन्य कार्य क्या है? तो पैराइटल पिंड का जो अन्य कार्य है वह है शरीर की दिशा निर्देशन। शरीर की दिशा निर्देशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहां सही हो जाएगा। कुछ प्रश्न आपको बहुत इजी लगेंगे और धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे तो प्रश्न आपको और भी बढ़िया बढ़िया मिलते जाएगा। होमेटोलॉजी किसका अध्ययन है? होमेटोलॉजी आया होगा तो आपने रक्त तथा रक्त संबंधी रोगों के अध्ययन को जाना होगा, है ना। तो होमेटोलॉजी जो है वह रक्त संबंधी अध्ययन है। क्लियर है? आइए चलिए आगे चलते हैं। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है? तो न्यूरोलॉजी जो अध्ययन है वह है तंत्रिका तंत्र का। न्यूरोलॉजी किसका अध्ययन है भाई? तो वह है तंत्रिका तंत्र का। भले लग रहा होगा कि बहुत इजी है, बढ़िए आगे धीरे धीरे, फिर आपको मजा आएगा। तो ये किसका हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र का होगा। तुरंत हड़बड़ाना नहीं चाहिए। कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी के जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक। तो कोशिका विज्ञान का जनक जो है वह रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। किसकी खोज की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में, इसलिए इनको कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। लुई पाश्चर, तो ये रेबीज के टीके, रेबीज का टीका है ना, रेबीज टीका। विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण, ठीक ना, परिसंचरण, ध्यान रखिएगा। इतनी बातें इनके बारे में ध्यान रखना। आइए कवक विज्ञान, हाँ अब थोड़ा सा प्रश्न आएगा। फादर ऑफ माइकोलॉजी, अपने साइटोलॉजी तो बता दिया, अब आइए माइकोलॉजी बताइए, यानी कि कवक विज्ञान। कवक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है भाई? तो कवक विज्ञान का जनक जो है एंटन डी बेरी को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एंटन डी बेरी को कवक विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए आगे आइए। हाँ, ये समझने वाला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन गैस के द्रवीकरण के लिए उपयुक्त स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है? ध्यान पूर्वक समझिएगा। अगर समझ गए कॉन्सेप्ट तो राइट आंसर कर देंगे। पहले मैं राइट आंसर बता दूं कि कम तापमान और उच्च दाब होता है राइट आंसर। यह बीपीएससी में पूछा गया है। देखिएगा, जैसे ये बर्फ है, फ्रिज में से आपने निकाला बर्फ, अब इसको, ये तो ठोस अवस्था में है, कहेंगे कि हाँ भैया ये तो ठोस अवस्था में है, ठीक है। इसको द्रव बनाना है तो क्या करेंगे? इसको हीट देंगे या फिर ऐसे ही छोड़ देंगे, तब भी ऐसे भी ऊष्मा प्राप्त करेगा वो, यानी कि हम इसको हीट मिलेगा तो ये ठोस से ये पानी बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये पानी बन जाएगा, पानी, यानी कि द्रव बन गया, ये द्रव बन गया। अब इसको थोड़ा हीट दें और आग पर चढ़ाइए तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पानी से गैस, ये बन जाएगा गैस। यहां क्या देख रहे हैं आप कि हीट दे रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं। अब गैस से द्रव में करना है, क्या कह रहा है? गैस को द्रवीकरण करना है।
तो गैस से द्रव में करना है तो क्या होगा, तो गैस से द्रव में करना है तो सर ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे तो यानी कि तापमान कम करेंगे। ठीक है, तो सर कम तापमान तो इसमें भी है। अब देखिए गैस में पार्टिकल जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठोस में द्रव में थोड़े कम होते हैं और ठोस में एकदम घना होता है, एकदम घना होता है, ऐसे ऐसे एकदम घना होता है। तो इनको पास लाने के लिए इनको दाबेंगे, है ना, प्रेशर लगाएंगे, यानी प्रेशर लगाएंगे तो उच्च दाब हाई प्रेशर लगाएंगे इन पर। समझ रहे हैं आप? इस चीज को अगर आप समझ जाओगे तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं, गलत होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए चलिए, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। तो ये तो कहेंगे कि सर ये तो हम पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के और कार्बोहाइड्रेट बनता है और फिर ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। यह अपचयन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपचयन, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, कोशिका का शक्ति स्रोत, यानी कि कोशिका को शक्ति कहां से मिलती है, यानी कि सीधा आपसे पूछ रहा है कि पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति गृह या शक्ति घर या पावर हाउस या बिजली घर, ऐसे पूछता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया बेंडा ने इसका नामकरण किया था, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल। एक और पूछता है कि कोशिका में जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में रहता है, किस रूप में मिलता है कोशिका को एनर्जी, तो आप बताएंगे वो एटीपी के फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। आपसे पूछेगा कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बताएंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। ठीक, तो ये ध्यान दीजिएगा। राइबोसोम की खोजकर्ता कौन है, जरा बताएं, राइबोसोम के खोजकर्ता कौन है? चलिए, डीएनए, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। देखिए दो आता है, आपको एक पढ़ना होता है आरएनए, ये होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब यही डीएनए होता है तो इसमें लगता है डीऑक्सी और राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये हो जाता है फुल फॉर्म। डीएनए का जो द्विकुंडली संरचना दिया था वो दिया था वाटसन और क्रिक, फ्रांसिस क्रिक, है ना। तो नाम है देखिए यहां जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक, है ना, क्लियर। तो यहां भी बी ऑप्शन आपको सही दिखता नजर आएगा। चलिए भाई, एक परमाणु के केंद्र का, देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत छोटा लग रहा है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है, बीपीएससी में पूछा है इसको, ये पूछा है भाई बीपीएससी में। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा क्या कहलाता है? तो अगर परमाणु के केंद्र का पूछे तो केंद्र में आप जानते हैं कि प्रोटॉन होता है और होता है न्यूट्रॉन, बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव नहीं, उदासीन होता है। तो उदासीन और पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव ही रहेगा, तो यानी कि दोनों हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूक्लियस हो जाएगा। न्यूक्लियस यानी केंद्र, ठीक ना, दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों है, इसलिए न्यूक्लियस राइट आंसर होगा। कुछ लोग यहां प्रोटॉन लगाएंगे लेकिन नहीं, बीपीएससी ने भी यही आंसर दिया है, ध्यान रखिएगा। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन। आप देखते हैं बारिश होती है ना, बादल जो है वो संघनन होके और बरस जाता है, जल बन जाता है। आइए, पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस है, पानी को तोड़ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाना, ये रासायनिक अभिक्रिया होगा, लेकिन नहीं है तो विघटन अभिक्रिया आप लगाइए, विघटित हो जाएगा ना पानी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। चलो भाई आ जाओ। अच्छा, घर में आपने एलपीजी देखा होगा जिस पर माताजी बहनें खाना बनाती हैं, तो कभी कभी होता है कि अचानक गैस खत्म। अब जिसके यहाँ डबल टंकी है तो वो तो लगा देता है दूसरा, जिसके यहाँ सिंगल है दिक्कत हो जाती है। तो ऐसा नहीं हो सकता क्या कि जो टंकी है उस पर कोई मीटर लगा हो कि भाई खत्म होने से पहले वो बता दे? वही प्रश्न पूछ रहा है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक प्रदान नहीं किए जाते हैं, जो मीटर नहीं होता है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं, ये होगा। ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसका प्रयोग निरापद नहीं है, या चौथा ये एलपीजी द्वारा चौक हो जाते हैं।
तो जो राइट आंसर है ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाना, एलपीजी द्वारा चोक हो जाना और प्रदर्शित नहीं कर पाना, ये राइट आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। आइए, घड़ी में समय मापा जाता है, मापा जाता है, घड़ी में समय मापा जाता है तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा मापा जाता है। क्लियर। आइए, अभिकेंद्रमुख बल किसके लिए जिम्मेदार है? अभिकेंद्रमुख बल जो है जिम्मेदार है अंतरिक्ष में वायु स्वतंत्र तो नो, वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए। हाँ देखिएगा, कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर अगर गतिमान है, वो क्यों है? वो इधर आके ऐसे भी तो चला जा सकता था, जैसे कोई मुड़ रहा, ऐसे ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे मुड़ रहा है, तो ये यहाँ आया तो फिर भाग भी तो सकता था इधर, लेकिन ये अभिकेंद्रीय बल से बंधा हुआ है और ये नहीं भागेगा, घूम ही रहा है। तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है अभिकेंद्रमुख बल। बहुत अच्छा प्रश्न था, कॉन्सेप्चुअल था, ध्यान। एंगस्ट्रम की इकाई है तो तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रम है ना, एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य की इकाई है, ध्यान रखेंगे। चलिए, ऊर्जा कार्य और ऊर्जा का जूल है, आवृत्ति का हर्ट्ज है, जानवे करते हैं। बहुत ईजी है, कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष देखिएगा, समय का है कि दूरी का है कि गति का है? तो प्रकाश वर्ष होता क्या है समझिएगा जरा, तो खुद आंसर कर देंगे। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय की जाती है, तो क्या मापते हैं आप? दूरी मापते हैं। एक वर्ष में कितना दूर चला, वही दूरी हुआ ना, तो ये किसका मात्रक है? दूरी का, ना कि समय का। कुछ लोग एक वर्ष देख के समय लगा देते हैं कि एक वर्ष में चलता है, तो दूरी का होता है, समय का नहीं होता है, जानिए। मानव गुर्दा यानी किडनी का कार्यात्मक इकाई क्या है? तो गुर्दा का जो कार्यात्मक इकाई है वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। जब गुर्दा खराब होता है, किडनी काम नहीं करता है, तो डायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस, और रक्त को फिल्टर किया जाता है, जिसको हिंदी में अपोहन कहते हैं। एक और प्रश्न पूछता है अल्वोली से कि अल्वोली क्या है? तो अल्वोली जो है ना भाई, ध्यान दीजिएगा, पूछता है एग्जाम में, फेफड़ा के अंदर यानी कि फेफड़ा में छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचना होता है, ऐसे अंगूर जैसा छोटा छोटा होगा, इसमें वायु भर जाता है, फेफड़ा फूलता है, छोटा छोटा ऐसे गुब्बारा नुमा संरचना होता है। ये पूछता है परीक्षा में कि फेफड़े के अंदर जो गुब्बारे नुमा संरचना होता है, एल्वोली, गुब्बारे नुमा संरचना होता है, उसको क्या कहते हैं? एल्वोली। या पूछते हैं एल्वोली कहाँ होगा? गुर्दा में, किडनी में, लीवर में, है ना, ऐसे पूछेगा, तो बताएंगे फेफड़ा। चलिए, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो लगभग लास्ट जो होता है वो छोटी आंत में ही हो जाता है, लगभग संपूर्ण, है ना, ज्यादा वही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बता ही दिए, कोशिका का पावर हाउस, ये कोई बहुत वो है नहीं। पौधे में क्रेम्बियम किस कार्य के लिए जिम्मेदार है? तो क्रेम्बियम तना और जड़ की मोटाई के लिए जिम्मेदार है। किसके लिए? तो जड़ का विकास तो है और तना नहीं है, द्वितीयक वृद्धि हो जाएगा, जड़ और तना दोनों। एकदम बेहतरीन आंसर होगा बी, ए नहीं, बेहतरीन आंसर क्या होगा? बी होगा, द्वितीयक वृद्धि। क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से कर रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। चले आगे, चलिए भाई आ जाइए आगे। 22 नंबर सवाल के बाद हम आते हैं 23वें सवाल पर। चलिए, किस तत्व का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर उपचार के लिए? तो रेडियोथेरेपी में कैंसर उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का करते हैं। चलिए आइए, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया में एमाइलेज एंजाइम किस पदार्थ को तोड़ता है? तो एमाइलेज जो है ना, ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है, लार में जो एंजाइम मौजूद हैं वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन तुरंत शुरू कर देते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भूख आपको लगे तो कुछ मीठा चीज खा लीजिए तो तुरंत राहत मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका पाचन तुरंत मुंह से ही शुरू, फटाफट काम शुरू, सिर्फ, है ना, कुछ सेकंड में, तो कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, आखिरी सवाल, लोहे पर जंग लगने के लिए किन दो कारकों की आवश्यकता होती है? तो लोहा पर जंग लगने के लिए एक तो नमी चाहिए उसको और दूसरा ऑक्सीजन चाहिए। अब हम ऑप्शन में ढूंढते हैं ऑक्सीजन, तो ये होगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड है यहाँ, नमी हमको मिलना था, नहीं मिला। जल से हम नमी ले लेंगे और ऑक्सीजन मिल जाएगा, यानी कि बी सही हो जाएगा।
यहां देखिए नमी तो ले लेंगे लेकिन ऑक्सीजन कहीं नहीं है, यहां भी नमी मिल जाएगा और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो हमको ऑक्सीजन और नमी दोनों कहां मिल रहा है, तो बी ऑप्शन में मिल रहा है दोनों। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से देखा होगा और मुझे यह भी आशा है कि 15 से 16, 18, 20 प्रश्न, कुछ लोग 25 में 25 भी किए होंगे। तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा कि कितना आपका सही हुआ है। एक बात और है, यहां ज्यादा सही हो जाता है, एग्जाम में हॉल में जाते हैं तो जो एग्जामिनेशन हॉल का जो प्रेशर होता है वो आपको इजी प्रश्न भी गलत कराने के लिए मजबूर करता है और आसान प्रश्न भी गलत कर देते हैं। इसलिए अगर आप हमसे जुड़े हैं तो इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि इजी प्रश्न क्या कठिन प्रश्न भी आप गलत नहीं करेंगे, है ना। तो बस बने रहिए, फिर मिलते हैं, नमस्कार।